अच्छा, आई टोल्ड यू अबाउट ये सारा ना कि मैंने इधर से स्टार्ट किया था कि आयोनिक जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आयोनिक कंपाउंड्स थे ना, ठीक है। तो आई एक्सप्लेन्ड कि ये जो सारे हैं ना, ये पानी में डिजोल्व होते हैं, ठीक है। सारे नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा डिजोल्व होते हैं, कुछ कम। चम्मच से जब आप हिलाते हो तो सारे आयंस ना बिखर दे गेट स्कैटर्ड इन वाटर, ठीक है। और डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स दे डिसोसिएट इन व्हेन दे आर एक्वस। जब आप चम्मच से हिलाते हो ना, सारे आयंस ना दे ऑल गेट स्कैटर्ड। और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आयोनिक लैटिस स्ट्रांग होगा ना, तो वो डिसोसिएट नहीं होगा। ऐसा मार्बल है, उसको पानी में जितनी मर्जी दफ़ा मिक्स कर लो, इट डजंट, उसके आयन स्कैटर नहीं होते, ठीक है। सो सॉलिबिलिटी डिपेंड्स ऑन दैट कि इन आयंस के आपस में ना बीच में कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। अगर तो बहुत ही वीक बॉन्ड्स हैं, आप चम्मच चलाओगे, दे ऑल गेट स्कैटर्ड, ठीक है। पानी के अंदर सोडियम आयन उड़ता हुआ कहीं और जा रहा होगा, सी एन आयन कहीं और जा रहा होगा, सो दे वुड मिक्स। और अगर इनके बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो फिर डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। दे वुडंट गेट स्कैटर्ड। और मैंने स्ट्रेंथ का बताया था कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना, उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा। कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है ना, इसमें +2 और -2 चार्ज है, तो उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन जो होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है जो NaCl की तरह है, उसका चार्ज जो है +1 और -1 है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हमने उसकी बेसिस के ऊपर वी डिड कि जनरल सॉलिबिलिटी का एक रूल बनाया था कि चार्ज अगर कम होगा ना, तो वो मोस्ट लाइकली सॉलेबल होगा, क्योंकि उसका जो लैटिस होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, दे वुड गेट स्कैटर्ड इन वाटर वेरी वेरी इजीली, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने सारा लिखा था कि एक एक कंपाउंड का हमने बताया था कि कौन से सॉलेबल है, कौन से इनसॉलेबल है, और ये पूरा मेमोराइज करना है, ठीक है। ग्रुप 1 अभी तो मैंने शीट दी हुई है, ठीक है, मेक श्योर उसको अपने साथ रखो। ग्रुप 1 NH4+1 NO3-1 और H+1, जिस भी कंपाउंड में आएंगे ना ये आयंस, तो वो पानी में डिजोल्व करेगा, ठीक है। एंड देयर इट वुड बी सॉलेबल। फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि SO4-2 है, वो भी सारे के सारे सॉलेबल है। यानी किसी भी कंपाउंड में SO4-2 नजर आया ना, वो सॉलेबल होगा, सिवाय इन 4-5 के। ये इनसॉलेबल है, बाकी सारे सॉलेबल है। कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स का था कि मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल, डिसॉल्व नहीं होते। कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बोनेट आएगा ना, दैट वुड बी इनसॉल्युबल, सिवाय ये ग्रुप 1 और NH4+1 और H+1 के, ठीक है। और फिर इनका मैंने बताया था, इंसानों का मैंने लिखा था। अब करना ये कि पहले तो क्विकली ना ये जो इक्वेशंस है, ये मैंने कहा भी था, काम कहा था, मुझे बताओ कि बारी बारी ये क्या लिखा था, सॉलेबल इनसॉलेबल। वो कार्बोनेट्स का देखो ना क्या लिखा हुआ है, उसमें शीट में देख लो कि कार्बोनेट्स का क्या लिखा हुआ है। मैं MgCO3 की बात कर रहा हूँ। कार्बोनेट्स का पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है कि ऑल कार्बोनेट्स आ, नहीं नहीं, उसमें देखो वो सॉलिबिलिटी देखो कहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें CO3 वाले के बारे में लिखोगे क्या लिखा है मैंने, वैसे वो नीचे भी लिखा हुआ है मैंने, मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मोस्टली। हाँ, एक्सेप्ट ग्रुप 1 और NH4, तो ये ग्रुप 1 का नहीं है, Mg ग्रुप 2 का होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इनसॉलेबल है, इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिड, ठीक है, पानी में मिक्स नहीं होगा। अच्छा, HNO3 एसिड्स के बारे में क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे लिखा था, एसिड्स का वैसे ही पता होना चाहिए। ये यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो। H+1 के बारे में मैंने क्या लिखा हुआ है कि सारे एसिड्स जो है ना, देर ऑल एसिड्स, जो भी होगा वो पानी में डिजोल्व होगा, उस मतलब वो मिक्स होगा। तो एसिड के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो सारे के सारे हैं ही एक्वस, ठीक है। इसका बताओ, MgNO3 ट्वाइस, ये क्या होगा। NO3-1 ढूंढो क्या लिखा हुआ है। जो भी कंपाउंड जिसमें NO3-1 आ रहा है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, सॉलेबल इनसॉलेबल। एसन क्या है शीट में, NO3-1 ढूंढो उधर ही सॉलिबिलिटी में। सॉल्युबल सर, सॉल्युबल। ठीक है। हाँ, नाइट्रेट के बारे में देखो ना क्या लिखा हुआ है। NH4 के साथ ही देखो ना, ऊपर वाली लाइनों में ही देखो, ऊपर वाली 2-3 जहाँ पे सॉलिबिलिटी लिखा हुआ है ना, उसके साथ ही। या इधर दिखाओ, शीट दिखाओ। हाँ, सॉलेबल है तो सॉलेबल है सारे, ठीक है। तो ठीक है, जुबान क्लियर है। अच्छा, वाटर लिक्विड होता है और CO2 क्या होता है, दैट्स अ गैस, ठीक है। अच्छा, और ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का जाके देखो, स्क्रीन भी कर लेते हैं ऑक्साइड, ठीक है। ये वो बेसिस और एल्कीज में देखना ऊपर ना शीट पे ना,
ये मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। ऑक्साइड्स के बारे में क्या है कि दे आर मोस्टली, क्या लिखा हुआ है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, मैं वो साथ ही एक सेकेंड शीट भी खोल लूँ, अगर जल्दी से खोल लेते हैं शीट। क्या क्या लिखा है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। ये मैं खोल भी ये मैं खोल भी इधर खोल देता हूँ ना, स्क्रीन पे खोल देता हूँ जो डेटा शीट है। अच्छा, ये डेटा शीट है, इसमें ये बेसिस वगैरह का ना यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली। नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, इस पे लिखा हुआ है कि ऑल ग्रुप वन वाले और NH4+1 वाले सॉलेबल हैं। ठीक है, और सॉलेबल एंड दोज लोअर डाउन इन ग्रुप टू के थोड़े से सॉलेबल हैं। और वो मैंने आगे लिस्ट बनाई हुई है, बैरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और पार्शली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी तो आपके पास जो पहला ग्रुप है प्योर टेबल में, वो उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सॉलेबल है। सेकंड ग्रुप के ना नीचे बॉटम वाले ना, दोज लोअर डाउन इन ग्रुप टू, वो सॉलेबल है। और एक NH4+1 का ना, वो सॉलेबल है। NH4+1 को तो वैसे ही वो NH4+1 की वैसी ही सारी चीज़ें सॉलेबल होती हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सिर्फ ग्रुप वन के जो पहला पहला ग्रुप है और ग्रुप टू के ना बॉटम वाले, वो सॉलेबल है। बाकी फिर सारे के सारे जो होंगे ना, दे वुड बी इनसॉल्युबल। ठीक है, तो अच्छा उधर ही खोल लेते हैं साथ ही। कौन से वाले पे थे हम? ये ना, ये ग्रुप थ्री का है, ये सॉलिड होगा, ये सॉलेबल नहीं होगा। ठीक है, रिमेंबर सिर्फ ग्रुप वन और थोड़े से ग्रुप टू। ठीक है, अच्छा ये एसिड आ गया। एसिड क्या होगा? सारे के सारे वो उन्होंने सॉलेबल ही होना है, वो एक्वस होंगे। ठीक है, पानी में डिजोल्व होंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट का पढ़ो कि सल्फेट का क्या लिखा हुआ है उसमें शीट में। कहाँ गया सल्फेट्स? ये लिखा हुआ है। They're soluble except BA4, हाँ, BB4. ये मतलब ये तीन That's how it चार goes. के, इन तीन चार के अलावा बाकी सारे सॉलेबल हैं। ठीक है, Soluble. तो ये सॉलेबल है। और वाटर जो है दैट्स अ लिक्विड। अच्छा, इस पे आ जाओ, वो मैं बताता हूँ। उस पर ना बड़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए कौन सी चीज़ पानी में मिक्स होगी, कौन सी चीज़ नहीं मिक्स होगी। अभी हमने सॉल्ट्स प्रिपेयर करनी है ना, इन रिएक्शंस को लैब में करना है, तो मसला होगा ना, मुझे पता ही नहीं होगा कि पानी में डिजोल्व होगा। पता होना चाहिए कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा या ये एक्वस फॉर्म में होगा। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे ख्याल से पार्शली है, ये तो लिखा हुआ है कि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सॉलेबल एंड दोज लोअर डाउन इन ग्रुप टू, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शली सॉलेबल है। ठीक है, पार्शली का मतलब है थोड़ा बहुत डिजोल्व करेगा। तो इसको वैसे आप सॉलिड भी लिख सकते हो, मतलब ये पार्शली है तो इसको आप सॉलिड स्लैश एक्वस दोनों लिख सकते हो एक्चुअली, कि थोड़ा सा डिजोल्व करेगा, थोड़ा सा नहीं करेगा। जिस तरह चौक नहीं होता, चौक को पानी में मिक्स करो तो थोड़ा सा वो डिजोल्व कर जाता है, बहुत थोड़ा सा। अच्छा, HCl क्या होगा? दैट्स गोइंग टू बी एक्वस, एसिड वैसे ही एक्वस है। कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा? Cl के बारे में क्या लिखा हुआ है? Cl के बारे में लिखा हुआ है कि ऑल क्लोराइड्स, ये वाला, आर सॉलेबल सिवाय इन दो के, सिल्वर और लेड के अलावा बाकी सारे के सारे सॉलेबल हैं। ठीक है, तो दिस वन इज सॉलेबल। अपना फोन रख दो, उसको रख दो। ओके, हाँ, एसन को दे दो। नेक्स्ट टाइम नजर आया एसन ले लेगा फोन ये। अच्छा, ये वाला आ जाओ इस पे। अच्छा, मेटल्स जो होते हैं वो वैसे ही सॉलिड, मेटल्स का पता होना चाहिए, वो डिजोल्व नहीं करते, वो वैसे ही सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, सो दीज आर, कोई भी मेटल होगा वो सॉलिड होगा बाय डिफॉल्ट। ये थोड़ी सी वो जनरल नॉलेज तो पता होना चाहिए, मेटल सॉलिड होता है। अच्छा, एसिड जो होगा वो क्या होगा? एक्वस। इनका बता दो। एल्यूमिनियम नाइट्रेट NO3 आ रहा है, NO3 के बारे में क्या लिखा हुआ है? कि NO3 के बारे में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा था ये? नाइट्रेट ना, ये लिखा हुआ है ऑल नाइट्रेट्स आर सॉलेबल।
किसी में भी NO3 होगा वो क्या होगा, वो सॉलेबल होगा। NO3 जब भी नजर आए ना वो सॉलेबल होगा, ठीक है। और H2 जो होती है वो गैस होती है। इसका बता दो PO4 के बारे में क्या लिखा हुआ था। PO4 के बारे में लिखा हुआ था कि कहाँ लिखा हुआ है कि कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स आर नॉट सॉलेबल, इनसॉलेबल लिखा हुआ है, ठीक है। सिवाय वो ग्रुप 1 और NH4+1 के बाकी सारे इनसॉलेबल हैं। तो ये भी इनसॉलेबल होगा, ये क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। अच्छा ये सारा को क्लियर है, जुबान क्लियर है, वसना इज दिस क्लियर, जी सर। ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा इसकी बेसिस पे डिसाइड क्या होगा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका हमने करना क्या है। अच्छा हमने लास्ट टाइम कितने रिएक्शंस किए थे, हमने किए थे 3 रिएक्शंस, ये सारे वो 3 रिएक्शंस है। We did metal plus acid produces salt plus H2. We did base plus acid and that would produce salt plus H2O. And we did carbonate plus acid और वो प्रोड्यूस करता था सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। 3 रिएक्शंस हमने किए थे। अच्छा एक एक रिएक्शन है छोटा सा है, वो मैं जल्दी से कर दूं, 4th रिएक्शन, क्योंकि उसके बाद ना हमने ना सॉल्ट प्रिपरेशन में जाना है। तो एक 4th रिएक्शन है, ठीक है। 4th रिएक्शन इज कि अमोनिया प्लस एसिड प्रोड्यूसेस अमोनियम सॉल्ट, दैट्स अ 4th रिएक्शन। अच्छा अमोनिया क्या होता है, अमोनिया एक गैस होती है, इट्स अ पंजेंट स्मेलिंग गैस। कभी लैब में अमोनिया सूंघी है, कभी लैब गए हो? अच्छा, अच्छा कभी जाओगे ना तो सबसे पहले अमोनिया सूंघना। अच्छा अमोनिया इज अ वेरी पंजेंट, हाँ बहुत शार्प, और मतलब वो क्या कहते हैं, काफ़ी बुरी स्मेल होती है, ठीक है। अच्छा इट्स अ पंजेंट स्मेलिंग गैस, बेसिक टेयर गैस वगैरह नहीं होती, वो सारी इसी चीज़ के ऊपर होती है, क्योंकि जैसा अनियन नहीं होता, आप हाँ वो आपकी आंखों में मिर्चें भी लगना शुरू हो जाएंगी और सारा ना, तो अमोनिया इज लाइक दैट, उसका उसका इफेक्ट उस तरह का होता है। अच्छा अमोनिया गैस, और मतलब अमोनिया गैस यहाँ पे फेंक दो ना तो वो इतनी वो, आप सोच लो कि आपके आंसू और वो जलन शुरू हो जाएगी ना यहाँ पे आपके नाक में और आंखों में। अच्छा एनीवेज अमोनिया प्लस एसिड प्रोड्यूसेस अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम क्या होता है, ये वो आयन था जो हमने पहले लिखा था, NH4+1 होता है, ठीक है। अच्छा रिएक्शन सिंपल सा, ये बहुत सिंपल रिएक्शन। अमोनिया विद एनी एसिड NH3 लेट्स से HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि सॉल्ट के साथ प्रोड्यूस होती है कि आपने H हटाना है, उसकी जगह क्या करना है, पहले हम कोई चीज़ ले आते थे ना उसकी जगह, इस दफ़ा क्या चीज़ आएगी उस H की जगह, नहीं अमोनियम आएगा। मतलब हाँ NH3 आएगा, लेकिन वो NH3 ना उसके H+1 को ग्रैब करके ना वो अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वुड इट बिकम, इट वुड बिकम H की जगह ना अमोनियम आएगा, NH4+1 आ जाएगा और Cl जो है वो -1 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखें इस रिएक्शन के बारे में। सॉल्ट जो है ना इसकी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बन रही है। अमोनिया आके उस H को नॉकआउट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अमोनिया उस H को अपने साथ कैप्चर कर लेता है और अमोनियम बन जाता है, ठीक है, NH4+1। अच्छा इसी तरह यू हैव अमोनिया विद लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो फिर से वही होगा, H हटेगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, अमोनियम आ जाएगा, तो इट्स गोइंग टू बिकम NH4+1 और SO4-2। तो अगर क्रिस क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, NH4 ट्वाइस होगा, ठीक है। इसी तरह सर इसके साथ ओनली अमोनियम सॉल्ट बनता है, वाटर हाँ, वगैरह नहीं बनता? नहीं नहीं कुछ और नहीं बनता। अच्छा अमोनिया प्लस फॉस्फोरिक एसिड, सेम रिएक्शंस, H को हटाना है उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह अमोनियम आ जाएगा, NH4+1 आ जाएगा, और PO4 जो होता है वो -3 होता है, तो इट्स गोइंग टू बी NH4 3PO4, ठीक है। तो मतलब जो भी एसिड है इसी तरह सर हाँ जी। सेकंड इक्वेशन में NH4 किस तरह बनेगा?
NH5 होना चाहिए था नहीं वो बैलेंस नहीं, अगर। नहीं नहीं वो तो ठीक है, हमने अभी बैलेंस तो की नहीं है। अरे मैं ओके। पहला काम होता है फॉर्मूला बनाते हैं, मैंने वही कहा था ना, H2 गैस हमेशा H2 होती है, H3 नहीं होती, H4 नहीं होती, इसलिए अमोनियम जो हमेशा NH4+1 होगा, उसको NH5 नहीं बनाना, ठीक है। वो ओके। तो बैलेंसिंग वाला पार्ट जो है ना वो तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और कर लेते हैं, अमोनिया विद लेट्स से नाइट्रिक एसिड। तो बस H हटाना है, उसकी जगह अमोनियम आ जाएगा NH4+1 NO3-1, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला होगा। इसको अच्छा बस ठीक है। अच्छा बैलेंसिंग वाला पार्ट जो है वो तो खैर एंड में करना है, ये चार्जेस हम हटा देते हैं, इनको हम रब ऑफ कर देते हैं, +-2। अच्छा ये भी चलेगा। अच्छा बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग उसी तरह करनी है जैसा पहले आप बैलेंसिंग कर रहे थे, कोई फ़र्क नहीं है। इसमें पहली वाली इक्वेशन तो वैसे ही बैलेंस्ड है, 4H है ना। अच्छा इधर एन कितने हो गए हैं, 2, तो इधर एन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए राइट। और बाकी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, वो एच कितने हो गए, 6 और 2 ये हैं, तो कितने हो गए, 8। और वहाँ पे एच कितने हैं, 8 ही है। अच्छा यहाँ पे एन कितने हैं, एसिड कितने हैं न? थ्री। ठीक है 3 है, तो उधर भी 3 होने चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है, वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, वो एच काउंट कर लो कितने हो गए, एच 9 हो गए, +3 इधर ये है तो 12 हो गए। यहाँ पे एज कितने हैं, दैट्स 4 × 3, तो कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इधर ये इक्वेशन मेरे ख्याल से पहली बैलेंस्ड है, एच 3 और एक 4 है, यहाँ पे भी दे 4 एचेस, ठीक है। तो ये फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है, दैट्स आसान इक्वेशन है। अमोनिया प्लस एसिड जस्ट प्रोड्यूसेस अमोनियम सॉल्ट, दैट्स इट। अच्छा अब करना ये कि सॉलिबिलिटी वगैरह को ना, मतलब हमने क्यों पढ़ी है सॉलिबिलिटी वगैरह एक्सेट्रा, हमने सारी चीज़ क्यों पढ़ी है सॉल्ट प्रिपरेशन लैब के अंदर। अच्छा रिमेंबर ये सॉल्ट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे NaCl बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्बल एक आयनिक कंपाउंड है, दैट्स अ सॉल्ट। कंक्रीट मतलब आपके इर्द गिर्द जितने भी सब्सटेंसेस ज़्यादातर ये आयोनिक कंपाउंड्स ही हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉल्ट प्रिपरेशन करने आनी चाहिए, ठीक है। सॉल्ट प्रिपरेशन जो है ना वो डिपेंड करता है, सॉलिबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सॉल्ट किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। ये जितने भी रिएक्शंस हमने पढ़े ना, चारों चारों रिएक्शन सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। मतलब अमोनिया को एसिड के साथ रिएक्ट करो तो कौन सी सॉल्ट बनती है, अमोनियम सॉल्ट बनती है, ठीक है। उससे पहले जितने भी रिएक्शंस हमने पढ़े थे कि बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करो तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करो तब भी सॉल्ट बनता है, ठीक है। सारे रिएक्शंस में सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है। इशू ये कि उस सॉल्ट को हमने लैब में जाके रिएक्शन को परफॉर्म कैसा करना है, कि मुझे इक्वेशन तो पता है कि इक्वेशन ये है, मुझे पता है कि अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करके अमोनियम फॉस्फेट बनाते हैं, ठीक है, आई नो दैट। बस जो चीज़ मैंने फिगर आउट करनी है वो ये कि इन दोनों का आपस में रिएक्शन किस तरीके से होगा, लैब में किस तरीके से होगा, कि मैं बीकर में क्या चीज़ डालूं, कौन सी चीज़ मैं किस तरह मिक्स करूं, ठीक है। आइडिया क्लियर है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा इसमें ना 3 मेथड्स हैं लैब के अंदर ना, मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन के, तरीके होते हैं जिस मतलब एक रिएक्शन तो हमें पता है कि करना क्या है, ठीक है। बस ये नहीं पता कि कौन सा ऑपरेटस यूज़ करना है, कौन सी चीज़ किस में डालनी है, फिर वो उसका करेंगे क्या, और उसके एंड में फिर हम सॉल्ट जो प्रिपेयर करेंगे उसको हम एक्सट्रैक्ट किस तरह करेंगे, ठीक है। तो 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 दैट्स नोन एज एन एक्सेस मेथड। अच्छा दैट्स मेथड नंबर 1। अच्छा पहला काम है कि मेथड यूज़ कब करना है, मेथड यूज़ कब करना है कि व्हेन यू हैव एन इनसॉल्युबल रिएक्टेंट,
and it produces a soluble salt. जब भी आपके पास ना insoluble reactant होगा और जो salt प्रोड्यूस हो रही है ना वो soluble हो। अभी मैंने ये नहीं डिस्कस किया मेथड है कौन सा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये मेथड यूज कब करना है, किस रिएक्शन के लिए यूज करना है, कि रिएक्टेंट सॉलिड हो और सॉल्ट जो हो वो सॉल्युबल हो। तो मुझे पहले जल्दी से बताओ कि इधर में हमने 3-4 इक्वेशंस की थी ना, मुझे बताओ कि इस इक्वेशन में ये सॉल्ट है जो प्रोड्यूस हो रही है, इसमें एक्सेस मेथड यूज करोगे, सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल, मतलब उसके नीचे अभी हमने लिखा हुआ है ना एक्वस, तो सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल है। और मेरा रिएक्टेंट क्या है, नहीं रिएक्टेंट इनसॉल्युबल है ना, नहीं एक्सेस मेथड कब यूज करना था, रिएक्टेंट इनसॉल्युबल हो, ऐसा समझ आया कि रिएक्टेंट इनसॉल्युबल हो और सॉल्ट जो हो वो क्या हो, सॉल्युबल हो। तो उधर वो देख लेते ना फिर से, रिएक्टेंट इसे कहते हैं ना, ये रिएक्ट कर रहा है ना, ये इनसॉल्युबल है, सॉलिड लिखा हुआ है, मतलब सॉलिड का मतलब है कि वो इनसॉल्युबल है ना, और मेरी जो सॉल्ट है ना वो एक्वस है, यानी वो सॉल्युबल है, वो डिसॉल्व कर रही है। तो इस रिएक्शन को अगर मैं लैब में परफॉर्म करूंगा ना तो मैं एक्सेस मेथड यूज करूंगा। अभी ये नहीं पता कि मेथड है क्या, लेकिन मैं एक्सेस मेथड यूज करूंगा। अच्छा उससे अगले वाले पे चले जाओ, रिएक्टेंट क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है वो लिखा हुआ है सॉलिड है, और मेरी सॉल्ट क्या है, वो सॉल्युबल है। तो इस अगर मैंने ये सॉल्ट प्रोड्यूस करनी है और मैंने ये रिएक्शन लैब में करना है तो मैं एक्सेस मेथड यूज करूंगा। उससे ऊपर चले जाओ कि ये रिएक्शन इनसॉल्युबल है, ठीक है रिएक्टेंट, और मेरी सॉल्ट क्या है, वो सॉल्युबल है, तो इसका मतलब है एक्सेस मेथड मैं इसमें यूज करूंगा। तो कोई भी रिएक्शन अगर देखो ना, इवन ये वाले देख लो, इनसॉल्युबल और सॉल्ट जो बन रही है वो क्या है, सॉल्युबल, ठीक है ये भी इनसॉल्युबल है, सॉल्ट जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी इनसॉल्युबल, इधर इधर एक्सेस मेथड नहीं यूज करना, मतलब इस वाले रिएक्शन के लिए नहीं यूज कर सकते। ये बात क्लियर है, ठीक है। सुभान वसना, इज दिस क्लियर, Yes, sir. ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, अच्छा फिर इस इक्वेशन का भी कर लेते हैं कि मैं ग्रुप वन के सारे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, तो के ग्रुप वन का सॉल्युबल है, एसिड वैसे ही सॉल्युबल होते हैं, के ग्रुप वन के NO3 के भी सारे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और H2O जो है वो लिक्विड है और CO2 जो है दैट्स अ गैस। अच्छा इस रिएक्शन के भी अंदर भी एक्सेस मेथड नहीं यूज हो सकता, क्योंकि रिएक्टेंट इनसॉल्युबल होना चाहिए था और सॉल्ट जो होनी चाहिए थी वो सॉल्युबल होनी चाहिए थी। तो इस वाले रिएक्शन के लिए भी ना यू कांट यूज एक्सेस मेथड, ठीक है। कोई और कर लेते हैं कि इसके अंदर काम करेगा एक्सेस मेथड के नहीं। कार्बोनेट ज़्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं, एसिड वैसे ही एक्वस होते हैं, सल्फेट्स ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं सिवाय वो 3-4 के, ठीक है। तो ये भी एक्वस है, और H2O क्या है, दैट्स अ लिक्विड, एंड CO2 इज अ गैस। तो इसके अंदर भी एक्सेस मेथड ही यूज़ करोगे जब आप लैब में जाओगे ना परफॉर्म करोगे, तो क्योंकि ये इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है। तो ये बात क्लियर है कि इक्वेशन जो भी हो, हमने 4 रिएक्शंस किए, चारों में सॉल्ट प्रोड्यूस होती है, लेकिन लैब में जाके मेथड कौन सा यूज करना है, मेथड यूज करना है एक्सेस मेथड कब यूज करना है, जब आपके पास रिएक्टेंट इनसॉल्युबल हो और जो सॉल्ट हो वो सॉल्युबल हो। कासिम क्लियर है, सुभान क्लियर है, वसना ये सुनो, Yes, sir. मैसेज कर दो अगर। अच्छा अब हम उस पर आ रहे हैं, एक्सेस मेथड है क्या, वो पूछेंगे ना कि अब ये तो अभी पहले हमने डिसाइड किया है कि एक्सेस मेथड यूज कब करना है, फिर वो पूछेंगे कि पहले तो वो पूछेंगे कि उन्होंने तो पूछा है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ ना, पहले तो हम डिसाइड करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कौन सा, वो हमने डिसाइड कर लिया कि किस रिएक्शन के लिए एक्सेस मेथड है ना, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे ना कि पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक। सो आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट, एक एक के साथ हम करते हैं, प्लस नाइट्रिक एसिड। अच्छा ये कार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्शन है, तो सॉल्ट बनेगा, एच की जगह क्या आ जाएगा, कैल्शियम, तो Ca2 प्लस है, NO3 माइनस वन है, सो इट्स गोइंग टू बी CaNO3 ट्वाइस, प्लस 7 वाटर होगा, प्लस 7 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी।
और ये 2HNO3 है। अच्छा ये सारा है। इसमें पहला वाला जो है इनसॉल्युबल है, कार्बोनेट जो होते हैं ना वो दे डोंट डिजोल्व फुली, मतलब मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा नाइट्रिक एसिड एसिड सारे के सारे एक्वस हैं। अच्छा ये जो आपकी सॉल्ट बन रही है इसमें NO3 आ रहा है, NO3 वाली सारी चीज़ें एक्वस होती हैं, ठीक है। और वाटर है वो लिक्विड है, और CO2 है जो कि एक गैस है, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो एक्सेस मेथड ही होगा इस रिएक्शन का, कि सॉल्ट सॉलेबल है और रिएक्टेंट जो है वो इनसॉलेबल है। अच्छा पहले तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या रियल वर्ल्ड में? ये मैंने पहले भी बताया था क्या होता है। हमारे इर्द गिर्द क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, वो तो नहीं लिखा क्या चीज़ है। हाँ कंक्रीट, ये मार्बल चिप्स, ठीक है, ये जो फ्लोर है, ठीक है, दैट्स चॉक, ठीक है, दैट्स ऑल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन गौर से सुन लो कि लैब में जाके आप क्या करोगे। लैब में आप ये करोगे कि अच्छा लैब में आप एक बीकर पहले पकड़ोगे। अच्छा उसके अंदर ना यू विल स्टार्ट एडिंग एसिड HNO3 ना, उसके अंदर आप ऐड करोगे। अच्छा ये HNO3 आपने उसमें ऐड किया। अच्छा सो HNO3 उसमें ऐड कर दिया, नाइट्रिक एसिड। ये एक सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब अगर अगर नाइट्रिक एसिड की शक्ल देखनी है तो वो पानी की तरह नजर आ रहा होगा, इस तरह बीकर नजर आ रहा होगा। मतलब वैसे ही अगर इमेजिन करना है ना, तो नाइट्रिक एसिड वुड जस्ट बी अ सोल्यूशन सिमिलर टू, मतलब वो इस तरह करके लिक्विड ही होगा, पानी की तरह होगा, ठीक है। इन मतलब ट्रांसपेरेंट होगा, इट्स गोइंग टू बी कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, सो दैट्स। तो नाइट्रिक एसिड की बॉटल आपने उठाई है और उसको ना आपने रख दिया उसमें। इसको मैं बंद कर लूँ। अच्छा नाइट्रिक एसिड आपने डाल दिया इसके अंदर। अच्छा तो एक एक रिएक्टेंट ये है नाइट्रिक एसिड, और दूसरा रिएक्टेंट ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि रियल वर्ल्ड में क्या चीज़ होती है, मार्बल होता है, ठीक है। तो आप लेट्स अज्यूम अब वो इनसॉल्युबल होता है, तो मार्बल के जो चिप्स है ना वो आपने बीच में ऐड कर दिए। अच्छा इमीडिएटली क्या होगा कि ये दोनों चीजें ना आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगी। जैसे ही वो रिएक्ट करेंगी क्या तीन चीजें प्रोड्यूस होंगी, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा सबसे पहली चीज जो नजर आएगी ना वो नजर आएगी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना इसके बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अ, इसके आपको ना इमीडिएटली ना इसको कहते हैं कि हाँ ये जो मैंने बनाया हुआ है ये पीसेज है, मार्बल को क्रश तो छोटे छोटे पीसेज है। हाँ नहीं ये मार्बल जब इसके साथ रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर, और तो एकदम से वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे ना, ठीक है। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल स्टार्ट सीइंग, और इसको कहते हैं एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह वो कोक डालते हो ना पानी में, उसमें भी यही होता है, कुछ इसी तरह होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी कार्बनेट आयन होता है, कोक के अंदर भी ना कार्बनेट आयन होता है, वो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा तो जैसा कोक में एकदम से वो बबल्स बन रहे होंगे, इसमें भी आपने वो चिप्स डाले ना एकदम से वो बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, दैट्स कॉल्ड एफर्वेसेंस, ठीक है। सो इसके मैं स्पेलिंग क्लियर कर लूँ कि अच्छा EFFERESEN, अच्छा मेरे ख्याल से यही स्पेलिंग है, एफर्वेसेंस। चेक कर लेते हैं। एफ एक सी बीच में मिसिंग है, एस के बाद सी आता है। ये देखो ये एफर्वेसेंस इस तरह है, ये हाँ हाँ होगा शायद होगा, ठीक है।
तो इसलिए वो डिजॉल्व हुई। ये मैं इमेज भी बना लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर इमेज बना हुआ है। तो ऐसा करके ना वो, अच्छा आपका बीकर की शक्ल इस तरह होगी, मार्बल के चिप्स डालें, वो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ना ढेर सारे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा ना वो, और क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। अच्छा वाटर प्रोड्यूस होना नजर नहीं आएगा क्योंकि वो पहले ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें मोस्टली वाटर ही है ना। तो वाटर के अंदर अगर वाटर ही बन रहा है तो वो तो पता ही नहीं लगेगा, ठीक है, कि अगर आपके पास पूरा बीकर ही भरा हुआ है पानी से और उसके अंदर कोई 4-5 मॉलिक्यूल्स और बन गए पानी के तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो वाटर की कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं होगी आज सच। अच्छा और साथ प्रोड्यूस होगी सॉल्ट, कैल्शियम नाइट्रेट, मतलब कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर प्रोड्यूस होगा। अच्छा सॉल्ट जो है वो सॉलेबल है तो वो इमीडिएटली पानी के अंदर ही मिक्स हो जाएगी, इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के ना बाहर निकल जाएगी। अब एक्सेस मेथड है क्या? रिमेंबर हमने प्रोड्यूस क्या करना है, हमने प्रोड्यूस करना है सॉल्ट। बेसिक तो हम सॉल्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। अच्छा मैंने इंश्योर क्या करना है, मैंने इंश्योर ये करना है, अब गौर से सुनो, मैंने इंश्योर ये करना है कि जब मैं इन दोनों को रिएक्ट करूंगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रिक एसिड को, तो मेरे पास सॉल्ट बने। अब मैंने इंश्योर ये करना है कि नाइट्रिक एसिड का एक भी मॉलिक्यूल ना एंड में बचा ना पड़ा हो। मतलब मेरा जो सोल्यूशन हो ना उसके अंदर, कासिम ने देख लो, मेरा जो सोल्यूशन हो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट हो, नाइट्रिक एसिड को बचना नहीं चाहिए, ठीक है। जितना भी नाइट्रिक एसिड मैंने उस बीकर में डाला था ना सारा का सारा खत्म हो जाना चाहिए, रिएक्ट हो जाना चाहिए। तो ऑल द नाइट्रिक एसिड शुड रिएक्ट। अब वो किस तरह सारा का सारा रिएक्ट कर सकता है कि अगर मैं इसको एक्सेस में ऐड करूं। एक्सेस का मतलब है कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डालता जाऊं, बार बार डालता जाऊं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं एक्सेस में डालूंगा तो इवेंचुअली नाइट्रिक एसिड का आखिरी मॉलिक्यूल भी जो बीकर में पड़ा होगा ना वो भी रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर है ये बात? तो सर जो एक्सेस बच जाएगा उसका क्या करेंगे? हाँ वो मैं बताता हूँ। नाइट्रिक एसिड तो खत्म हो गया ना, तो अब मेरा जो बीकर है, क्योंकि मेरा एम था कि मेरे पास सिर्फ एंड में ना कैल्शियम नाइट्रेट आए, ठीक है। तो मेरा जो सोल्यूशन है उसमें नाइट्रिक एसिड सारा का सारा खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। मैंने आखिरी मॉलिक्यूल भी ना उसका रिएक्ट करवा दिया है। तो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को बीच में डालते रहना है, ठीक है। पता कैसा लगेगा कि अब मैंने नाइट्रिक एसिड खत्म कर दिया सारा का सारा? अ- हाँ क्योंकि अगर नाइट्रिक एसिड खत्म हो जाएगा तो पहली बात है रिएक्शन ही रुक जाएगा, और ये जो बीच में गैस के बबल्स बन रहे हैं ये भी बनना स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जब सारा का सारा खत्म हो गया तो रिएक्शन किस तरह होगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि जब तक नाइट्रिक एसिड उस बीकर के अंदर पड़ा होगा ना, मैं कैल्शियम कार्बोनेट डालूंगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। जिस टाइम में नाइट्रिक एसिड का आखिरी मॉलिक्यूल भी रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करने के बाद उसने सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है, तो फिर ये बबल्स बनना, ये सब कुछ बनना, रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इससे किस तरह जान छुड़ाऊं, ये जो मैंने एक्स्ट्रा बीच में कैल्शियम कार्बोनेट के पीसेस डाल दिए थे, इनको किस तरह हटाऊं? मतलब मार्बल के चिप्स है ना। नहीं नहीं वो तो उल्टा हो जाएगा, वो तो फिर नाइट्रिक एसिड आ जाएगा बीच में। नाइट्रिक एसिड तो जान छुड़ाई थी ना, उनको तो सिंपल फिल्टर आउट कर लो ना, वो तो सॉलिड पीसेज होंगे, ठीक है। तो एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा दिस कैन बी फिल्टर्ड आउट लेटर। यानी सिंपली आपने ना ये जो पीस आपने एक्स्ट्रा डाली जा रहे थे ना बीच में, अगर तो बहुत बड़े पीस हैं वैसे ही हाथ से कोई चिमटा डाल के ना बीच में से उठा के बाहर निकाल दो। इसको भी उठा के मैंने, अगर तो बहुत छोटे पीस हैं, बहुत ज़्यादा पीसेज हैं इस तरह के, तो फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन कर लो। अच्छा तो ये सारे पीसेस जो है ना वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब मुझे तो आपके बीकर के अंदर सिर्फ एक चीज़ पड़ी हुई है, वो क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट है और उसके साथ पानी है। पानी का कोई मसला नहीं, पानी को किसी भी टाइम पे आप एवेपोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्ट पड़ी हुई है। तो आपने इंश्योर क्या करना था कि नाइट्रिक एसिड का आखिरी मॉलिक्यूल भी ना रिएक्ट कर जाए। तो इसलिए आप ना ढेर सारा कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे और डालते रहोगे, जब तक डालते रहोगे जब तक बबल्स बनना बंद नहीं हो जाते, ठीक है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। और फिर वो जो पीसेस कैल्शियम कार्बोनेट अपने एक्स्ट्रा डाले हुए ना उनको तो वैसे ही आप फिल्टर आउट कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, ठीक है।
तो ये एक्सेस मेथड है, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है फिर हम अगली क्लास में लिखेंगे। सुभान, ये क्लियर है मेथड? यस वस्ता, सर। इज दिस क्लियर? तो ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं 4-5 मार्क के। तो मेक श्योर कि अभी तो हमने लिखा नहीं है इसको, अभी हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, ठीक है? अगली क्लास में हम लिखेंगे। ओके देन एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। चले।